सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, 3 दिन हो गए कराची में बोल नेटवर्क के सदर नबील जकूरा और सीनियर मैनेजर शबीउल हसन को अगवा किया गया। पुलिस ने अब तक कोई सुराग नहीं निकाला। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ नहीं पता। CCTV फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन नबील जकूरा और शबीउल हसन का कुछ पता नहीं चल पा रहा। अहले खाना मग़वियों की बाजियाबी ताहाल न होने के बायस परेशान है। तशवीश बढ़ती जा रही है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत हो रही है। जुमेरात की रात बीती, इतवार का दिन गुजरने लगा, मगर नबील जकूरा बाजियाब ना हो सके। तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई भी कुछ नहीं बता रहा। अलबत्ता जब बात करो तो यही बताया जाता है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, तफ्तीश किस रुख पर चल रही है, हम लोग इसको खुफिया रख रहे हैं, नहीं बता रहे। अलबत्ता पेशरफ्त अभी तक कोई नहीं हो पाई है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज की इस नशिस्त को सजाने का मकसद ये है नाज़रीन कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारा ये बुनियादी हक़ है कि रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। लेकिन दिन दिहाड़े भरे मजमे में चलती रोड पर से इस तरह 2 अफराद को उठा लिया गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। और शाहरा भी वो जहाँ पर पुलिस चौकियाँ मौजूद हैं, इर्द गिर्द थाने मौजूद हैं, वहाँ से इस तरह से 2 अफराद का अगवा हो जाना और फिर 3 दिन गुजर जाने के बावजूद कुछ पता ना चल पाना एक तशवीश की बात है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात भी एक पेश आया। आपने देखा शाह फैसल कॉलोनी में किस तरह से मोहतमिम जामिया फ़ारूक़िया के जिनको शहीद कर दिया गया। ट्रैफिक थी और दिन दिहाड़े ही वो वक्त ऐसा था कि जब लोग बिल्कुल चहल पहल होती नज़र आ रही थी, गाड़ियों की आमदोरफ्त हो रही थी। लेकिन ऐसे में शूटर्स जो थे वो काफ़ी माहिर नज़र आ रहे थे। जिस तरह वो लोग उस ट्रैफिक में आए और उन्होंने आकर निशाना बनाया और अपना काम किया और चल दिए। शहर में फिर से फ़ज़ा कुछ अमन व अमान की ख़राब होती दिखाई दे रही है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और सियासतदानों ने भी इसी सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर एंकर पर्सन्स उसामा गाजी और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुएब आपकी तरफ आऊँगी। ये 3 दिन अब होने को हैं, कुछ नहीं पता चल पा रहा। आप पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट में, हमें बताइए ये क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बता रहे हैं? जी सहरिश, ये जो जुमरात और जुम्मे की दरमियानी रात जो नबील जकूरा और सैयद शबीउल हसन के अगवा का मामला है, अब तकरीबन इसको 60 घंटे गुजर चुके हैं। जिस वक्त हम यहाँ ट्रांसमिशन में बैठकर बात कर रहे हैं, उनके वालिद की जानिब से, जो नबील जकूरा के वालिद हैं फ़ारूक जकूरा साहब, उनकी जानिब से भी मुकदमे के इंदराज को 57 घंटे अब गुज़र चुके हैं। और अभी तक जो है, जो दीगर तफ्तीशकार इदारे हैं, जो पुलिस है, रेंजर्स है और जो दीगर जो वफाकी हसास इदारे हैं, उनकी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी तकरीबन 3 दिन गुजर गए हैं। अगर हम जुम्मे की रात लें, फिर जुम्मे का पूरा दिन, हफ्ते का पूरा दिन और अब इतवार के दिन भी, अब हम 1 बजे के बाद इस वक्त बात कर रहे हैं, तो अभी तक अगवाकारों की जानिब से फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। और इस वक्त सिचुएशन यही है कि जो तफ्तीश का सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं उनको जमा किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ जो शवाहिद हैं उनको हासिल किया जा रहा है। जो गाड़ी जो बरामद हुई थी सैयद शबीउल हसन की, जिसमें नबील जकूरा उनके साथ बैठ के सफ़र कर रहे थे और वो हमारे इसी बोल के दफ्तर से, जहाँ इस वक्त मैं और आप बैठे हुए, यहीं से रवाना हुए थे और अपने घर जाने के लिए निकले थे। 12:30 बजे के करीब उन्होंने अपनी अहलिया से, नबील जकूरा ने फ़ोन पे बात की थी और फिर उनका उस जगह से घर सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे था। उस जगह तक वो नहीं पहुंच सके और फिर लापता हो गए। और उसके बाद से उनके मोबाइल पे उनकी अहलिया कॉल करती रहीं, उनके वालिद फ़ारूक साहब कॉल करते रहे, लेकिन नबील ने फ़ोन नहीं उठाया। पहले नबील का फ़ोन जो है उस पर जो है कॉल काटी जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। और यही सैयद शबीउल हसन के मोबाइल के साथ भी हुआ कि उनका मोबाइल भी बंद हो गया। अच्छा, इनकी जो गाड़ी है वो गाड़ी मिली है सुपर हाईवे पर, अलासिफ स्क्वायर से आगे एक अलाज़म स्क्वायर की जगह है, वहाँ पर मतलब खाली सन्नाटे वाली सड़क थी। वहाँ पे ये गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर ऐसे पार्क की गई जैसे मैं या आप उतरते वक्त अपनी गाड़ी को दीवार के साथ या फुटपाथ के साथ पार्क करते हैं और उतर के प्रॉपर शीशे वगैरह चढ़ाकर गाड़ी को लॉक करके, हैंड ब्रेक लॉक करके, सब कुछ करके प्रॉपर उतरते हैं। ये गाड़ी उस तरह से लॉक थी। अच्छा, ये गाड़ी जिस जगह से मिली है वहाँ रात के टाइम कोई
रौनक नहीं होती, क्योंकि सुपर हाईवे है, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक चलता है, कराची से हैदराबाद जाने वाली सड़क है और साथ में ही एक अगवान बस्ती है, उसके साथ ही पीछे जो है आबादी है। और इसके साथ जो भी जगहें थीं वहाँ पे भी इंटेलिजेंस वालों ने, पुलिस ने, रेंजर्स वालों ने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त वर्किंग का सिलसिला जारी है कि किसी तरह से कोई क्लूज़ मिलें। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा एक अगवा का मामला है, मैं मोहतात रह के थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि हमारे लिए नबील झकूरा और सैयद शबीउल हसन की जान ज़्यादा कीमती है। और इस सूरत हाल में इन्वेस्टिगेशन वाले भी कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, और वो भी बहुत सी चीज़ों को खुफिया रख रहे हैं, क्योंकि ये किडनैप का मामला है तो इसमें जान का ख़तरा हो सकता है। सेकेंडली, जो दीगर जो इस वाक़े का मुकदमा है वो कराची के अजीज़ भट्टी थाने में दर्ज है। 590/2020 मुकदमा नंबर है, जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365 के तहत दर्ज किया गया है, जो कि अगवा की दफ़ा है। इनके नबील के वालिद ने वाक़े के तकरीबन 3 घंटे के अंदर कानूनी तौर पर मुकदमा लॉन्च करवा दिया था। ठीक है, 57 घंटे मुकदमा दर्ज करवाए हुए भी हो चुके हैं। मैं आपसे मज़ीद भी बात करूंगी। इस वक्त अजीज भट्टी थाने के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी। वहां पर क्या अपडेट्स हैं, वहां से क्या डिटेल्स मिल रही हैं थाने से, उनसे जान लेते हैं। अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बोर्ड के सदर और मुआविन नायब सदर को अगवा हुए तीसरा रोज़ है। पुलिस और तफ्तीशी इदारे जो हैं वो टेक्निकल बुनियादों पर इस केस के हवाले से तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रही है। ताहम 3 रोज़ गुजरने के बावजूद बोल नेटवर्क के सदर नबील झकूरा और मुआविन नायब सदर शबीउल हसन की बाजियाबी अब तक मुमकिन नहीं हो सकी है। तफ्तीशी इदारों का कहना यह है कि वारदात के अंदर 2 गाड़ियाँ और 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुए। गुलशन इकबाल के इलाके में ये वारदात हुई। नबील झकूरा जो बोल नेटवर्क के सदर हैं, उनकी गाड़ी सुपर हाईवे से बरामद हुई थी, जिसके बाद तफ्तीश का दायरा फैला दिया गया है। जो तफ्तीशी इदारे हैं और तफ्तीशी अफसरान हैं वो इस केस का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। जियो फेंसिंग का मुतालबा किया गया था कि इस पूरे केस में, हाई प्रोफाइल केस की जियो फेंसिंग की जाए। जियो फेंसिंग का हाल जो है वो की जा रही है और सुराग लगाया जा रहा है कि दोनों मुगवियों को कराची से कहीं बाहर तो नहीं ले जाया गया। अहले खाना जो है मुगवियों के, बोल नेटवर्क के सदर हैं नबील झकूरा, उनके अहले खाना ने वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद से मुतालबा किया है कि इस केस को नोटिस लेकर इस केस का ठीक है जियो फेंसिंग करने के हवाले से कहा जा रहा है और तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। मैं चाहूँगी उसामा आपकी तरफ आऊँगी। पहले उसामा, अभी मैंने जैसे कि खबर शेयर की है कि मौलाना आदिल को शहीद कर दिया गया गुज़श्ता रात, और उससे पहले ये अगवा की वारदात, फिर सैकड़ों ऐसी वारदातें हैं कि जिनमें मजदूर लुटे पिटे, और उसके बाद जब उन्होंने 15 पर कॉल की, पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वो मजदूर ही जाँ बहक हो गए। ये इस शहर में क्या हो रहा है? बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस शहर में। मुझे तो फिर से फ़ज़ा शहर की ख़राब दिखाई दे रही है। सरिश, मुझे लगता है कि हम ये कहें कि हमारा सारा निज़ाम, खासतौर पर हमारा जो पुलिसिंग का निज़ाम है, सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो गल सड़ चुका है। उसके पल्ले कुछ नहीं रह गया, ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर आपको पीने का पानी अगर चाहिए तो आप खुद खरीदें, आपको हुकूमत नहीं मुहैया करेगी। इसी तरह अब हाल ये हो गया है कि एजुकेशन भी हो, हेल्थ भी हो, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग चाहे अब जिस पास पैसा है वो कर सकता है और ख़ुद आप अपना करें, यहाँ पर हुकूमत कुछ नहीं करेगी। अब सिक्योरिटी का भी वही हाल हो गया है कि अब क्या हर शख्स अपने गार्ड लेकर चलेगा? हर शख्स क्या अपने पास असलहा रखेगा? क्या हो गया है ये? देखिए, जिस तरह हमने ये नबील झकूरा साहब की बात की, शबीउल हसन की बात की, अगर उस वक्त भी आप समझे कि एक्शन हो जाए, अगर खौफ हो ये क्रिमिनल्स को कि हम पकड़े जाएंगे, और फिर वो खौफ कैसे पैदा होगा कि कोई अगर वारदात होती है, देखिए जराइम दुनिया में भी कहीं शायद जीरो नहीं होंगे, लेकिन कम किस तरह हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो तक किस तरह चले जाते हैं कि वो पकड़े जाते हैं क्रिमिनल्स। आइंदा वो वारदात नहीं कर सकते। कोई अगर सोच रहा है तो वो फिर सोचेगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ क्या हो रहा है? अब ये नबील साहब वाला वाकया हुआ, तो उसके बाद आप देख लीजिए मौलाना आदिल की शहादत हो जाती है कि ऐसे जैसे उनको ये यकीन हो चुका है, जो बड़े अफसोसनाक, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, दुख हो रहा है कि कातिलों को, अगवाकारों को, क्रिमिनल्स को
ये पता चल चुका है कि ये कैमरे में आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कैमरे में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होना, ना हम पकड़ में आएंगे। दिलेरी के साथ वो अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनर से नुसरत सहर अब्बासी साहिबा में ज्वाइन कर चुके हैं। नुसरत साहिबा, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, लेकिन मेरे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुझे उस तरीके से नहीं मिल रहा। आप ये जो अगवा हुआ, हमारे प्रेसिडेंट हैं और साथ में उनके नायब थे, तीसरा रोज़ है, कोई कुछ नहीं बता रहा। मैं किससे जाकर सवाल करूं, आप ही मुझे बता दीजिए। नुसरत साहिबा से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं अमीर अब्बास अब आपकी तरफ आऊँगी। अभी ये जो सारी सूरत हाल है, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि एक बड़ा अच्छा माहौल हो गया था, लोग खुशी से वीकेंड्स भी बाहर निकल रहे थे, रोशनियाँ शहर की बहाल हो गई और ये हमारे इदारों ने कुर्बानियाँ दी, तो ही ऐसा हुआ। लेकिन अब फिर से वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस है इन मुल्जिमान में कि ट्रैफिक चल रहा होता है, शाम का वक्त है, 5-6 बजे का, लोग घरों को जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस मजमे में भी वो वारदात करके चले जाते हैं। जिस वक्त आपने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं कुछ पढ़ रहा था और बड़ी दिलचस्प चीज़ मैंने देखी, मैं चाहूँगा आपके देखने वालों को पता चले। यानी टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रही है, हुकूमतें कैसे काम करती हैं और हम कैसे काम कर रहे हैं। अभी बरतानिया में 1000 सेंसर लगाए हैं उन्होंने पूरे यूके में, और लंदन से ये काम शुरू हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज इंस्टॉल किए हैं पूरे लंदन में। क्यों? ताकि इस कोरोना के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हुकूमत मॉनिटर कर सके। ये इस तरह काम होता है। सही। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटलाइज किया जा रहा है हर डिपार्टमेंट को। जब आपकी कराची की जो पुलिसिंग है वो डिजिटलाइज ही नहीं है। आपकी पुलिसिंग पौने 200 साल पुरानी, जब ये 1870-60 में जब ये पुलिस बनी थी बड़े सगीर में, ये उस जमाने की पुलिसिंग हो रही है। तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये तो 60 दिन है, अभी 60 घंटे हुए। ये तो नए पाकिस्तान में तो सब कुछ चेंज होना था। इनके मंशूर में शामिल था कि पुलिस में रिफॉर्म्स आएंगी, इदारों को ठीक करेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे, सब जूं का तू है। इनके मंशूर में तो 1967 में पीपल्स पार्टी बनी थी ना, भुट्टो साहब ने। इनके मंशूर में 1967 से रोटी कपड़ा मकान है, इन्होंने दिया। इनके मंशूर में, ये नून लीग के मंशूर में पिछले 30 सालों से है कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, बना दिया। नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ, नए पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। उनको अच्छा खासा यहाँ से मैंडेट मिला है पीटीआई वालों को। उनके मंशूर में ये बात सबसे पहले थी कि भाई हम लोग सिंध में रिफॉर्म्स लाएंगे, कराची में बदल के रख देंगे सब कुछ, सिस्टम को ठीक करेंगे। देखिए, जो पुलिसिंग है वो तो प्योरली प्रोविंशियल मैटर है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट इनको हेल्प आउट कर सकती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। आपने देखा ना, अभी ये जो 2 जजीरों का मसला है, उन 2 जजीरों के ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम कोई काम करें, इनको डेवलप करें, कोई नया शहर आबाद करें, तो सिंध गवर्नमेंट बीच में आगे उन्होंने कहा आप कब्जा कर रहे हैं, आप एनेक्स कर रहे हैं। एनेक्स का मतलब ये होता है जैसे कश्मीर को एनेक्स किया था इंडिया ने अपने साथ महाराजा के जमाने में, ये एनेक्सेशन ये होती है। यार आप देखिए तो सही कि इस मुल्क में कॉपरेशन, यानी 2 गवर्नमेंट्स का कॉपरेशन लेवल क्या है। ना आपने खुद कराची को डेवलप किया, सिंध को डेवलप किया, कराची का पूरा साहिल बर्बाद करके रख दिया आपने। और अगर एक फेडरल गवर्नमेंट एक विजन लेकर आ रही है, उसमें कोई कमी कोताही है तो आप बैठ के दूर करें। सही। अगर फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन 2 जजीरों को डेवलप करते हैं तो वो करने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप हम ये तो सिंध का हिस्सा है, आप कब्जा कर रहे हैं। भाई इमरान खान ने दोनों जो जजीरे हैं उनको लपेट के लिफाफे में डाल के जेब में डाल लेना था। किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है पॉलिटिक्स में। लिहाजा वो जो लॉ एंड ऑर्डर है ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सही। अगर केपीके में कुछ होगा तो कोई और जिम्मेदार नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। केपी पुलिस भी मॉडल पुलिस है, वैसी ही पुलिस पंजाब में होगी। आप अगर यहाँ पे प्रोविंशियल का इख्तियार है तो एटलीस्ट आप कुछ पॉलिसी को हिकमत अमली बनाकर दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक कमेटी बनी है, साथ मिलकर बैठे यहाँ के मसाइल को हल करना है, तो आप कोई पॉलिसी, कोई तजवीज़, कोई मशवरा तो दे ही सकते हैं ना। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ होने लगता है तो जनाब कब्जा हो जाएगा, इख्तियार हम नहीं देंगे, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमारी है, वो एक लड़ाई शुरू हो जाती है, मामला हल होने की तरफ नहीं जाता। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मेरे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इस रियासत की जिम्मेदारी है। आज अगर मुझे अगवा कर लिया जाता है तो मेरे अहले खाना किससे सवाल करें जाके? थैंक यू सो मच। मैंने आपके तो सवाल सुने, लेकिन अमीर अब्बास का मैं नहीं सुन सकी। लेकिन बहरहाल आपका सवाल बिल्कुल मैं खुद इसी उसमें अपने आप को फील कर रही हूँ कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ भी कुछ होता है
तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हम टैक्स देते हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान के ज़्यादातर गरीब आवाम टैक्स दे रही होती है। अमीर आवाम का तो जो हाल है वो आप सबने देखा कि अभी जो FBR की रिपोर्ट आई उसमें पता चल गया कि कहाँ टैक्स और किधर चोरी हुए। तो ये हकीकत है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। यहाँ अगर खुदा न खासा दिन दहाड़े कराची जैसे कैपिटल सिटी में किडनैपिंग हो जाती है, मुझे बताएं कि फिर आम आवाम जो छोटे छोटे इलाकों में रहती है, छोटे सिटीज़ में रहती है, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा है। वो तो अपने आप को बिल्कुल ही गैर महफूज समझते हैं। ये जानो माल की हिफाजत और उसकी जिम्मेदारी ये बिल्कुल हुकूमत की है, रियासत की, लेकिन रियासत और हुकूमत है कहाँ? अभी आप अगर किसी को ले लें लाइन पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जिम्मेदार आकर इस चीज़ का जवाब देगा। हाँ, नोटिस की बात ज़रूर होगी कि वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया। उन नोटिस की अहमियत क्या रह गई है अब कि आप नोटिस लेने के बाद आप उस चीज़ का लोगों को या आवाम को उसका रिस्पांस ना दे कि मैंने नोटिस लिया और उसका इस वक्त इतना एक्शन हो चुका है कि फौरन इस पर कोई ना कोई अमल होगा। तो इन नोटिस की कोई अहमियत नहीं रही। तो ये हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। और आपने ये कहा नुसरत साहबा, ये वाकया तकरीबन रात को 1:45 बजे के करीब पेश आया है, और अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से कभी आपका गुजर हुआ हो तो 12 बजे 1 बजे के करीब तक भी काफ़ी वहाँ पर रौनक होती है, रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब वहाँ पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, इर्द गिर्द थाने भी मौजूद है, वहाँ से इस तरह 2 लोगों को उठा लिया जाना एक बड़ी तशवीश की बात है। सरिश, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं उधर ही आसपास ही रहती हूँ और मुझे पता है वहाँ के इलाके का। लेकिन ये अभी जैसे कल एक वाकया हुआ, मौलाना साहब का मर्डर हुआ। अब मुझे बताएं, उनकी अगर जब हम देख रहे हैं कैमरे में तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, लोग बिल्कुल ट्रैफिक है, सिग्नल है वहाँ पर। यहाँ पर तो ये होता है कि दिन दहाड़े आपकी से गाड़ी छिन जाती है, आपसे स्नैचिंग हो जाती है, आसपास लोग हैं। अच्छा, लोग देखकर गुजर रहे हैं। आप अगर उस कैमरा की जो वीडियोस हम देखते हैं तो इसका मतलब यह क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आसपास के लोग इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे अपने आप को। वो एक अच्छे सिटीजन का किरदार इसलिए नहीं अदा कर रहे कि उनको पता है कि अगर मैंने इस चीज में इंटरफेयर किया तो एक तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, दूसरा जो इदारे अगर बाद में मुझे बुलाएंगे भी तो उल्टा मेरे ऊपर जो हालात मेरे साथ होंगे, इससे बेहतर है लोग अपने आप को बचाते हैं। तो ये तो हमारा हाल हो गया है कि हम न दूसरों की मदद कर पाते, न हम अपने तौर पर खुद सिक्योर है। ये हमारा हाल है। मैं आपसे मुझे इस बात की परेशानी है कि बहुत मुश्किलों से सूरत हाल बेहतर हुई थी, वरना लोग ATMs पे जाते थे, लुट जाते थे, बाहर खड़े खड़े लुट जाते थे। इदारों ने हमारे कुर्बानियाँ दी हैं, फिर यहाँ की रौनकें बहाल हुई हैं, लोगों ने निकलना शुरू किया, कुछ सुख का सांस लिया है। लेकिन ये जो लहर फिर से एक आ गई है और इस तरह की वारदातों का होना, लोगों का लुटना, और फिर पुलिस का किरदार भी आपके सामने है, इसमें आप क्या समझती हैं? ये इसमें किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन आगे बढ़कर कुछ करेगा? ये तो सूरत हाल फिर खराबी की तरफ जा रही है। देखो सरिश, अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ था ना तो उसमें हमारे ये इदारे थे, रेंजर्स थी, फौज थी, इन्होंने ऑपरेशन किया और फिर काफी हद तक हम और आप सुकून की नींद सोने लगे कराची में। तो क्या जो हमारी सूबाई हुकूमत है, हमारा होम मिनिस्ट्री है, हमारा ये पूरा एक डिपार्टमेंट है, ये क्या कर रहा होता है? इनको जब हर साल करोड़ों अरबों का फंड मिलता है और ये हमारे वजीर आला साहब जब स्पीच करते हैं तो वो इस कदर ऐसे सुहाने ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, हमने पुलिस में ये रिफॉर्म ले आए, हम उनको ये इक्विप कर रहे हैं, हम उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आपने ये सब कुछ किया तो फिर आपके वो इदारे कहाँ खड़े हैं? हम उन पुलिस वालों को ढूंढ रहे होते हैं कि जिनसे खौफ आने लगा है, अब जिनको देखकर, जिनकी वर्दी को देखकर आप अंदाजा कीजिए कि अभी ये 2-3 रोज पहले की बात है कि जब मजदूरों ने लुटने के बाद 15 पर कॉल की और पुलिस ने आती अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वो मजदूर ही जाम बहक हो गए। और जो बच्चे, उन्होंने बोला कि वो तो मेरा भाई था, उसको न जाने क्यों मार दिया, हम तो लुटे थे, हमें मजीद आकर मार दिया गया। हैरी, बड़ी तशवीश की बात है। मैं उसामा आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएगा कि अभी जैसे कि मेरी अमीर अब्बास से बात हो रही थी कि अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है तो इसका मतलब है साथ बैठ कर बात नहीं हो सकती, कोई तजवीज़, कोई हिकमत अमली मिल बैठ कर उस पर बात करके कोई हल नहीं निकाला जा सकता। आप अगर यहाँ पर 13 साल से बड़ा जुमान है तो आप ही हैं इसके माई बाप, जो आप करेंगे बस वही होगा, अदरवाइज कोई ऐसी सजेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें देखिए, एक तो दौलत और पैसे का भी मसला आ जाता है। कराची किसका है? जब यहाँ पर मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर
यहाँ पर आपने कैमरे नस्ब करने हैं, तो अब 10% वाला मामला नहीं रहा शायद। अब क्योंकि रिस्क बढ़ गया है और इदारे देख रहे होते हैं, तो अब 20-30% मिनिमम उसमें होगा अगर आपने कुछ ऐसा करना है। अगर फर्ज कर लीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है अच्छा जी हम कर देते हैं, तो फिर ये मसला आएगा जी आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, हम जिसको मर्जी ठेका देंगे, हम देखेंगे। ये तो हो सकता है आप कैमरे लगा रहे हैं और कंट्रोल किसके पास होगा, आपके पास होगा, तो आप सिर्फ अपने लोगों को यानी एक बद एतमादी की इतनी फिजा पैदा कर दी गई है सियासत में। और फिर वो 18वीं तरमीम का बीच में आ जाता है कि जनाब आप कुछ पूछ नहीं सकते। अच्छा कोरोना की वबा में भी आपने देख लिया कि वो बदएतमादी आपको नजर आई किसी भी चीज में। अभी जिस तरह अमीर अब्बास ने जजीरों की मिसाल दी, अभी इतनी अच्छी उन्होंने मिसाल दी लंदन के हवाले से। ये भी एक बड़ी मशहूर बात है कि वहां पर हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट है, यानी अगर आप किसी को पकड़ भी लेते हैं तो 6% में आप सजा दे सकते हैं सिर्फ, यानी 100 आपने मुलजिम पकड़े हैं 4 या 6 को ही उसमें सजा हो पाती है, बाकी जनाब छूट जाते हैं। अभी लाहौर में जो सानिया हुआ उसमें आप देख लें कि वो पहले भी लोग पकड़े गए छूट जाते हैं। अब जिस तरह उन्होंने लंदन की मिसाल दी, वहां पर जब हंगामे हुए तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर सैकड़ों लोगों को दिन रात कोर्ट्स लगा के और फुटेज की बुनियाद पर, ये नहीं कि अब गवाह आएगा फलाना आएगा फलाना आएगा, वो देखते रहे और जो जो उसमें मुलव्वस था उसको जेल भेजते रहे। चाइना में अभी आप देखिए ये हो रहा है कि एक शख्स था, उसने इस तरह जुर्म किया बहुत बड़ा, काफी अरसा वो रूपोश रहा, उसके बाद वो किसी सिनेमा गया और अचानक पुलिस आगे पकड़ लिया और बाद में पता चला जनाब वो पूरा उसको मॉनिटर कर रहे थे, और जब उसने वो टिकट लिया उस कैमरे से वो पकड़ा गया और वही इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने वो देख लिया कि ये वही शख्स है, खुद उसकी निशानदेही होगी। अच्छा, आबादी कितनी है? मसला ये है, यहाँ पर मसला ये है कि जब हम कैमरों की बात करते हैं तो फिर जनाब बात होती है जी वो पंजाब में तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसके जरिए वो कैमरे उन्होंने सारे लगाए हैं, यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। फिर इत्तफाकिया तौर पर, पता नहीं अब ये इत्तफाकी है, यहाँ पर ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि जब किसी जगह पर वारदात होती है कुछ कैमरे चलते हैं, कुछ ख़राब ऑलरेडी होते हैं, तो जनाब वो पता नहीं चल पाया। अब मैं आपसे ये जानती हूँ, शुएब बताइएगा कि वारदात हुई रात को 1:15 बजे, ठीक है, उनको गाड़ी से निकाला गया, उनको दूसरी गाड़ी में डाला गया, ले गए। अब वो वारदात होती है बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने, गाड़ी मिलती है सोहराब गोड से, उस नंबर प्लेट की गाड़ी को वहाँ से चलाकर कौन लेके गया, किस रास्ते से लेके गया, कुछ पता नहीं, वो गाड़ी वहाँ पर कैसे पहुँची। देखें यही तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होता तो ये आज हमें सवाल नहीं करने पड़ते, हमें ये आवाज़ नहीं उठानी पड़ती कि क्या हुआ कैसे हुआ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कैमरे लगे होते, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता, वहाँ मॉनिटर हो जाता, गाड़ी ट्रेस हो जाती, नंबर प्लेट भी आ जाता। ये कुछ लूप होल्स हैं जो कि काम नहीं किया गया, इसलिए कुछ ऐसा नहीं पता चल पा रहा गाड़ी। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही। अभी पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तीसरा रोज है तैमूर साहब, कुछ नहीं पता चल पा रहा, हम किससे सवाल करें? कहां हैं हमारे बोल के प्रेसिडेंट और उनके असिस्टेंट? जी तैमूर साहब सुन सकते हैं आप मुझे? अच्छा अमीर अब्बास मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये आपने जो सारी ये मिसाल दी है, तो ये कराची में कोई ऐसा सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू हो सकता? यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें फंडिंग के मसले आ जाते हैं। ये सारी जो कोताहियाँ गफलतें हैं, इनका खमियाजा भुगतना पड़ता है हम जैसी आवाम को। कौन सोचेगा इस बारे में? सरिश, आप तो कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुताबिक बनाना एक कॉस्ट इफेक्टिव मसला हो सकता है। इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, 21 लाख इसकी आबादी है और ये पाकिस्तान का वाहिद एक प्लान्ड सिटी है, और जहाँ पे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके साथ ही पड़ोस में GHQ है, जहाँ पे नेवल हेडक्वार्टर है, जहाँ पे एयर हेडक्वार्टर है, उस इस्लामाबाद को पीपल्स पार्टी के जमाने में रहमान मलिक साहब एक लेकर आए थे सेफ सिटी प्रोजेक्ट। यानी ये बात आज से कोई 8-9 साल पुरानी बात है। ये इस्लामाबाद आज तक सेफ सिटी के ऊपर नहीं ढाला जा सका, आज तक यहाँ पे सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल नहीं हो सके, जो हुए हैं वो काम नहीं करते, चलते नहीं है। तो कराची में कौन करेगा जिसकी 2 करोड़ की आबादी है? जब आप 21 लाख के प्लान्ड सिटी को नहीं कर सके, इतने आप नालायक, ना खल्फ और ना हंजार है इस मुल्क में कि आप 21 लाख के आबादी के छोटे से शहर को नहीं कर सके। आप 2 करोड़ की आबादी के शहर को, जो बेहंगम फैलता रहा पिछले 30 सालों में, आप उसको खाक करें कि सेफ सिटी में डालेंगे। आप लाहौर की हालत देख लें, पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा है जिसकी एक्सपेंशन हो रही है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का साथ कोई निजाम नहीं बन पा रहा। सही बात है कि शहर बढ़ रहे हैं तो हमने इसमें लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है। जब आप ये नहीं सोचेंगे तो आज नबील जखूरा को आपकी बात कर रहे हैं, ये इस हर घर में से नबील जखूरा एक बेचारा पकड़ा जाएगा, किडनैप होगा। कराची के अंदर जो लाकानूनियत है, इसमें किडनैपिंग जो है वो तो एक मामूली सा जुर्म अब रह गया हुआ है। यहाँ पे तो 10-10 लाशें गिरती थी 2008 से लेके 2013 तक।
10-10 लाशें रोजाना, या उस वक्त किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी, किसी ने नहीं सोचा कि हम यहाँ पे सेफ सिटी बनाया। बल्कि जो उज़ैर बलोच ने कहा कि एक दहशतगर्द थानों में SHO पॉइंट करवा रहा था और हुकूमत की सरपरस्ती से करवा रहा था, तो कौन करेगा कि भाई, मुझे तो नहीं समझ आ रही है जो सामान है। अमीर अब्बास क्या बताऊं कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक पुलिस का ड्राइवर, मैं सुन रही थी सोशल मीडिया पे, आपको पता है क्लिप्स इस तरह के वायरल हो जाते हैं कि वो मैट्रिक पास था, ड्राइवर लग गया और उसको कहा जा रहा था तुम फिक्र ना करो, तुम DPO तक पहुंच जाओगे, तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है, तुम आगे तरक्की करोगे, तुम ड्राइवर लग गए हो ना, तुम्हें आगे हम लेकर जाएंगे। ये तो सूरत हाल है। ये भर्तियां होती किस तरह है, अपने इमा पर सियासी सरपरस्ती और इस तरीके से ये भर्तियां की जाती हैं, तो सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है। मैं उसामा आपसे उस नेक्सस पे बात करूंगी। ये भी आपने देखा मौलाना आदिल को जैसे शहीद किया गया, अभी नुसरत साहिबा ने कहा कि ट्रैफिक वहां पर सिग्नल था, गाड़ियां ही गाड़ियां, उनमें वो शूटर्स धड़ल्ले से आए, बाकायदा रोड को क्रॉस किया, गन उनके हाथ में थी, कोई इतना कॉन्फिडेंस, उन्होंने उस मजमे में उस ट्रैफिक सिग्नल पर गोलियां मारकर उनको शहीद कर दिया। ये शूटर्स कहां पर ट्रेनिंग पा रहे हैं, इनको कौन सहूलतकारी दे रहा है, कौन अपने पास ठहरा रहा है, इसका जवाब कौन देगा। ये नेक्सस कहां पर किस तरह काम कर रहे हैं, इनकी मुआवनत कौन कर रहा है, पकड़ेगा कौन। इसमें तो वज़ीर आज़म भी कह चुके, आर्मी चीफ का भी इस पर बयान है कि किस तरह से पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत की जा रही है, अंदर से इंतशार फैलाने की कोशिश हो रही है मुसलसल, और ये को हवा देने की तरफ है। लेकिन वो अंदर माहौल किस तरह पैदा हो गया, बाहर से फंडिंग हो सकती है, बाहर से उनको टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन वो लोग तो यहाँ के बैठे हैं ना, किराए के कातिल तो यहीं पर है ना। अब ये नबील जुखरा साहब का मामला है, क्या किसी ने उनको हायर किया, अगवाकारों को किस तरह से किया, क्योंकि जब जहां पर इतना क्राइम होगा तो आपको बड़ी आसानी से लोग मिल जाते हैं। यहाँ दहशतगर्दी जब उरूज पर थी तो खुदकुश हमलावर भी पता नहीं कितने उसका रेट था, 5-6 लाख से लेकर 13 लाख तक, अगर किसी को मरवाना है खुदकुश हमलावर भी मिल जाता था। अब वहां पर फिर फौज का किरदार सबसे ज्यादा आ जाता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार बड़ा अहम आ जाता है, और मसला ये होता है कि जी फिर आइन की कहीं खिलाफ वर्जी ना हो। अच्छा, वो फौज ये कहती है जी जब हमें बुलाया जाता है, फौज को कोई शौक नहीं है, पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच है फौज। आप मुझे बताएं, 5 लाख आपकी फौज है, कश्मीर के LOC पर वो, भारत के बॉर्डर पर वो, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वो, ईरान से दहशतगर्दी की कोशिश होती है, पूरा इतना बड़ा बॉर्डर वो है, कहाँ हो जाए। अच्छा, कराची में लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन हो जाए, वो कोरोना की वबा है तो फौज को बुलाएं। अब यहाँ भी यानी इसके लिए भी अब हमें कूड़ा करकट साफ करना है तो आप जनाब फौज की आपको मदद की जरूरत पड़ जाती है, कहाँ फौज है। अब इस केस में भी हम उन्हीं की तरफ देखें, उनका ये काम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि सारे इदारे तबाह हो गए हैं जब, तो फिर आखिर में जाके जनाब हम भी चीफ जस्टिस से और आर्मी चीफ से अपील कर रहे होते हैं कि आप आ जाए, क्योंकि उनका निजाम अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन ये उनकी डोमेन नहीं है, उनको बुलाना पड़ता है, और वो फिर उनको मजबूरी है कि जी आइन और कानून ये कहता है कि जब हुकूमत बुलाएगी वो आएंगे। मुझे लगता है उन्हीं को बुलाना पड़ता है। यहाँ तो ताजिरों ने तक ने ये कह दिया कि जनाब आर्मी चीफ टेक ओवर कर लें। सही, मुझे बताएं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सही, चले इस पर मैं मजीद भी बात करती हूँ। पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमान साहिबा में ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोगों के पास इख्तियार है, इस शहर का कंट्रोल आप लोगों के पास है। हमारे प्रेसिडेंट के असिस्टेंट दोनों लापता हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसके पास जाऊँ, किससे हम लोग सवाल करें कि उनका पता बता दें वो इस वक्त कहाँ पर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया, और सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ कि आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को जिस तरीके से अगवा किया, यही हम सब का इस वक्त जो है अपोजिशन इसी मुतालबे पे मुत्तहिद है कि जो आज़ादी इजहार राय पे कतगन है, जिस तरीके से लोगों को गायब कर दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, तो हक और सच बात बोलना मुश्किल हो गया है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। मुल्क में जो इस वक्त इस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों को अगवा कर लेना, गायब कर देना, ये तमाम चीज़ें काबिल मज़म्मत भी हैं। और ये तो उनकी फैमिली से पूछे कि जिनके घर के लोगों को इस तरह उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है या अगवा कर लिया जाता है, तो ये हुकूमत वक्त जो होती है वो जिम्मेदार होती है। हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो कि इनकी जिम्मेदारियों में ये शामिल है, ये सब इनके फ़राइज़ में है, तो उनको फिलफौर जो है वो पता लगाना चाहिए कि किन्होंने अगवा किया। क्योंकि आप वैसे तो इल्ज़ाम लगता है और फौरी तौर पे हर बंदे को उठा लिया जाता है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी इदारों की है, हुकूमत वक्त की है। तो हुकूमत तो आप लोगों की है ना सिंध में? देखिए, सिंध में ये जितने भी इंटेलिजेंस इदारे, ज़्यादातर आपको पता है FIA काम कर रही है, किसके लिए कर रही है, साइबर क्राइम किसके उस पर काम कर रहा है,
ये तमाम चीजें तो विफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी कोई कम नहीं है। इस वक्त विफाकी हुकूमत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। मैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर पुलिस चौकी भी मौजूद थी, इर्द गिर्द थाने भी थे। उन थानों की मौजूदगी में, चौकियों की मौजूदगी में इस तरह किसी का अगवा हो जाना सवालिया निशान है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर पुलिस के सामने अगवा किया तो पुलिस जिम्मेदार है, उसकी फिल फौर जो है उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। वजीर आला सिंध ने फौरी तौर पे नोटिस भी लिया है और इसकी तहकीकात भी हो रही है। ये नहीं कि हुकूमत जो है वो, लेकिन इसमें विफाकी इदारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तमाम इंटेलिजेंस इदारे जो हैं विफाकी हुकूमत के अंडर में, अगर ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है और ये सिंध गवर्नमेंट ने उसको इन्वेस्टिगेट भी करी, तो विफाकी हुकूमत के इदारे भी सिंध हुकूमत, इन इदारों के साथ इनका एक कोलैबोरेशन होता है, कॉर्पोरेशन होता है और फिल फौर पे पता लगाना चाहिए कि कहाँ से। आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी इस तरह सहाफ़ियों का अगवा किया गया और फिर दूसरे दिन छोड़ दिया गया। ये उन तमाम वाक़यात की एक कड़ी है और ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है जो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत पे एक सवालिया निशान है। और इसी सारी सूरत हाल पर हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर, मैं इस पर आपसे बात करूंगी। अब शुएब बताइएगा, अभी ये जो सारी ये सूरत हाल है इसमें अब क्या कहा जा रहा है? कुछ पुलिस ने कुछ बताया कि कब तक हमें कोई खुशखबरी मिल सकती है? कोई टाइम फ्रेम भी दे रहे हैं या बस खामोश है कि तफ्तीश हो रही है? नहीं, तफ्तीश तो हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि तफ्तीश नहीं हो रही। जिस तरह से गाड़ी का फिंगरप्रिंट्स वगैरह हासिल किए गए, जियो फेंसिंग का सिलसिला जारी है, कमांड एंड कंट्रोल रूम के जहाँ जहाँ कैमरे हैं उनकी फुटेजेस वगैरह देखी जा रही हैं। तफ्तीश का सिलसिला तो जारी है। तफ्तीश सिर्फ पुलिस ही नहीं कर रही, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। एक चैनल, एक नेटवर्क के सदर के अगवा का मामला है और वो भी एक ऐसी जगह से जो कि बीच शहर की बीचों बीच जगह है, कोई ऐसा वीराना या कोई सुनसान मुकाम नहीं, वहाँ से अगवा है। तो उसके अतराफ़ की भी चीज़ों पे काम हो रहा है, जो वहाँ पे शवाहिद जमा किए जा सकते हैं, ऐनी शाहिदीन से बयानात लिए जा रहे हैं, अतराफ़ के मुकामात पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जो फ़ोन नंबर्स वहाँ चल रहे थे, उन पे काम हो रहा है। तफ्तीश का सिलसिला तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बात यही है कि सिर्फ पुलिस की जानिब से ही तफ्तीश नहीं हो रही, बल्कि दीगर वफाकी इदारों की जानिब से हो रही है। जिस तरह से जियो फेंसिंग होती है, तो जियो फेंसिंग में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ 2 वफाकी इदारे भी शामिल होते हैं। उन्होंने भी जियो फेंसिंग की है, बाज़ नंबर्स पे काम हो रहा है और इसके साथ साथ जो उस एरिए के जो चीज़ें होती हैं वो निकाली जा रही हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं, जो आईओ हैं, वो हमसे मुसलसल कांटेक्ट में हैं। नबील झकूरा साहब के वालिद फ़ारूक झकूरा साहब से वो मुसलसल कांटेक्ट में हैं। अभी तक जो फ़ारूक साहब हैं, नबील की जो अहलियाँ हैं, वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रही हैं। रेंजर्स के एहलकार उनके घर आके उनका बयान लेकर गए हैं। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे नबील साहब के घर होके गए हैं। इसके साथ साथ केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उनके अतराफ़ में घरों के मकानात वगैरह के पड़ोसियों से, अहले मोहल्ला से मालूमात ली है कि कोई उन्होंने गैर मशकूक चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ ऑब्जर्व की। मुकम्मल ताउन किया जा रहा है, अहले खाना की तरफ से काम चल रहा है। अमीर अब्बास, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सब मसाइल का हल मौजूद होता है। बात होती है आपकी तरजीहात की या फिर आपकी संजीदगी की। अभी 24 अगस्त को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, वो भी 18 महीने के बाद। इससे आप तरजीहात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें ये फैसला किया गया कि कराची शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर अब कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ये फैसला हुआ, तो तरजीहात तो ये हैं कि एपेक्स कमेटी का इजलास 18 महीने के बाद हुआ। कई दफ़ा मुराद अली शाह साहब हो, उससे पहले कायम अली शाह साहब हो, कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि कराची में हम ये कैमराज इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, आपको अगर याद हो तो कोयटा के अंदर भी एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और मैं तो खुद चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान है उनसे इस पे मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम शुरू कर रहे हैं लेकिन वहाँ आज तक शुरू नहीं हो सका। तो आपके जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जिसमें लाहौर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, इन शहरों को आप सेफ सिटीज़ कॉन्सेप्ट के बगैर या स्मार्ट सिटीज़ कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं चला सकते हैं। आप जितनी कोशिश कर लें, आप कराची की हर गली की नुक्कड़ पे अगर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा कर दें और एक चौकी बना दें, आप फिर भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने बड़े शहर को कंट्रोल करना। इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ ये है और वो है डिजिटलाइजेशन। आपको पुलिस को रिफॉर्म करना होगा, रिवैम्प करना होगा। आपने पहले कहा कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो
कोई तजवीज़ दे, कोई सपोर्ट दे सिंध गवर्नमेंट को पुलिसिंग के ऊपर, वो क्या सपोर्ट देगी? जहां पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, जहां खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत है, वो वहां पे पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ला सके, वो वहां पे पुलिस को डिजिटलाइज नहीं कर सके। सही। यहाँ की पुलिस के मसले उसी के वैसे के वैसे ही जैसे शहबाज शरीफ के जमाने में थे, तो वो सिंध पुलिस को कैसे ठीक करने चले जाएंगे इमरान खान साहब? उनकी अपनी पुलिस के बारे में आपने देख लिया, जो CCPO लाहौर उन्होंने लगाया, सही कह रहे हैं जो 5 IG वो पंजाब तब्दील कर चुके हैं। बिल्कुल। ये अभी जो इन्होंने गुजरांवाला में जो अपोजिशन ने प्रोटेस्ट करना है और जलसा करना है 16 तारीख को, उससे पहले जो उन्होंने गुजरांवाला का CPO तब्दील किया, राय बाबुर सईद, जिसके ऊपर यानी इल्जाम यह हुकूमत के ऊपर के इसलिए तब्दील किया क्योंकि वो हुकूमत के साथ फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं था कि ऑपोजिशन को सप्रेस करना। जब वो खुद ये कर रहे हैं, पुलिस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं पंजाब और KPK में, तो आप चाहती हैं कि वो आके सिंध पुलिस को ठीक है? ये ऐसी सब सियासत का गोरख धंधा है, ये सब इक्तदार की सियासत है, चाहे वो मरकज हो माशाल्लाह, चाहे वो सिंध हो। कोई पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इस्लाहात का तस्वुर नहीं पाया जाता हमारी सियासत। यानी कि तीसरी जमात जिसके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि शायद अब कुछ तब्दीली देखने में हमें नजर आएगी, वाकई में नया पाकिस्तान बनेगा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। वही पुराने पाकिस्तान वाली चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं। मुझे उसामा बताएगा, एक नेशनल इलेक्शन प्लान भी बना था, उसके 16 निकात भी थे जिस पर अमल दरामद के हवाले से बड़ा जोर दिया जा रहा था। कहाँ गया वो नेशनल इलेक्शन प्लान? उसकी तो बात ही नहीं अब होती। अब इसलिए कि अब और बड़े मामलात हैं। अब हम असल में ना वोटर्स हैं, हम इंसान नहीं हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि कुल शहरी हैं। एक आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह है, वो हशरात की तरह है इनके लिए, और बस सिर्फ जब वोट लेना होता है वो एक वोटर की सेंस में उसको देखते हैं कि अच्छा इससे हमने वोट किस तरह दिलवाना है। आपने तरजीहात की भी बात की। अब देखिए नेशनल एक्शन प्लान अब तरजीह रहा ही नहीं है, वो कहीं नहीं है। अब इस वक्त सियासत है, इस वक्त है जजीरे हैं। बदकिस्मती यह है कि अब बात करते हैं कि जनाब ये सिंध हुकूमत FIA में जाके हम FIR दर्ज करवा देते हैं, फिर थाना अजीज भट्टी में जाने की क्या जरूरत है, फिर इस्लामाबाद में जाकर दर्ज करवा देते हैं। यहाँ तो मसला है खुराक का हो तो वहां पर प्ली बार्गेन हो जाती है। नैब में जनाब अरबों रुपए की गंदम यहाँ से गायब हो गई, चोरी हो गई। यहाँ हम रो रहे हैं कि जनाब कैमरे लगाए जाएं। यहाँ जब वो लाइट्स लगी, वो स्मार्ट लाइट्स, सोलर लाइट्स वो लगी, उनमें पता चल रहा है जी वो करोड़ों अरबों रुपए का उसमें घपला हो गया। किस किस चीज को रोएं? हम तो इतनी पीछे रह गए हैं कि वो कोई चीज होती है, दुनिया कहां से कहां निकल गई, हम तो दुम भी नहीं रहे कि हम चले उसमें से गुजर जाएं। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, हम यहाँ पर ये रो रहे हैं कि जी हमें भी कैमरे लगा दें, हम कोई अभी वो देख लें कि किस तरह से हम जनाब कोई शख्स रिबा हो जाता है तो उसको लोग इस पर चले गए ऑटोमेटिकली। अब कोई DNA सैंपल्स के लिए जनाब हम भाग रहे होते हैं। जब शनाख्ती कार्ड बनता है होना तो चाहिए उसी वक्त ये सब चीजें मौजूद हो, उसी वक्त रिकग्निशन का सारा निजाम मौजूद हो। पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं, कब तक हम ये बातें करते रहेंगे। हमारा सारा निजाम इंसाफ का, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पे हम रो रहे हैं। अभी जब केस चलता है तो वहां पर ये होता है कि जो मजलूम होता है वही जाकर कहता है जनाब मैं केस नहीं चलाना चाहता, मुझे छोड़ दे। वो लगता है कि जुर्म उसने कर दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, लोगों को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने में कोई शक नहीं है। हमारे साथी एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ, सबने देखा, और अभी तक वो मामला अदालतों में चल रहा है। उसका मुजरिम और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। ये सुकुम है। मैं इस वक्त अमीर अब्बास आपका शुक्रिया अदा करूंगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, इस शहर में क्या हो रहा है? दिन दिहाड़े यहाँ पर लोगों को उठा लिया जा रहा है, वारदातें हो रही हैं, लोगों से मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, मोबाइल छीने जा रहे हैं, चलती सड़कों पर से लोगों को शहीद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। ये हो क्या रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये तो बहुत अफसोसनाक सा है कि जी 3 दिन हो गए अभी तक उन दोनों हजरात का पता नहीं चला। और कल एक बहुत बड़ा वाक़या फिर हुआ कराची के अंदर, जब एक आलिम दीन को शहीद किया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी जो है वो लोगों की जान और माल की हिफाजत है। और हम जो है इस वक्त लगे हुए हैं, जैसे अपोजिशन भी और ये सब इस चीज़ में लगी हुई है कि जी अपने अनारों को चक्कर में या तहरीक चलाने के चक्कर में, लेकिन कोई इस चीज़ पर तहरीक नहीं चला रहा कि भाई कराची के अंदर, वफाक में, पंजाब में, हर जगह ये। मैं इसलिए ये क्योंकि कतई नज़र इससे कि मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, एक दोस्त भी हूँ। तो मुझे इस बात का एहसास होना है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरे घर वाले परेशान रहते हैं जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाता। तो इस ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे बताएं? ना हमारे पास, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि जी हम कैमरे लगाएंगे, हम सिक्योरिटी का इंतज़ाम अच्छा करेंगे, हम पुलिस का निज़ाम अच्छा करेंगे,
हम ये चीज़ें अच्छी करेंगे, लेकिन कोई चीज़ समझ नहीं आती। अभी आपने अपने एक एंकर की बात की, अब्बास की, आपने देखा कि वो कैसे अदालत के अंदर से कैसे जब उसकी जमानत वो हुई है तो वो भाग गया, दन दनाते हुए बाहर चला गया, कोई उसको रोकने वाला कोई नहीं था। वो बिल्कुल। तो ये मतलब सूरत हाल है। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे एक बात बताएं, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं नहीं जानता पेचीदगियाँ, कानूनी क्या पेचीदगियाँ, ये हुकूमती मामलात क्या हैं। मुझे बस ये पता है कि इस मुल्क में अभी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उनकी जानिब से कहा गया था कि कराची पर ख़ास तवज्जो देंगे, कराची शहर की रोशनियों को बहाल रखेंगे, यहाँ पर अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रहेगी, मैं खुद देखूँगा कराची को अब ठीक करना है। लेकिन अभी जब बात होती है फिर जनाब इख्तियारात का मसला आ जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं देंगे, कब्जा करने की कोशिश हो रही है, आप कैसे कोशिश कर रहे हैं दीवार से लगाने की। तो इसका मतलब है कि अगर एक दूसरी जमात की हुकूमत यहाँ पर है तो फिर आप लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। समझा दें। ऐसी बात नहीं है। बात पता क्या है, बात ये है कि तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी उस वक्त तक है जब तक ये पाकिस्तान सलामत है, इस पाकिस्तान के पाकिस्तानी सलामत हैं, उनकी जान और माल इज्जतों की हिफाजत है, तो हमारी सियासी पार्टियां भी और हमारी सियासत भी है। मैं तो इससे बिल्कुल आपको बिल्कुल उस पर नहीं बात कर रहा कि जी मेरा क्या ताल्लुक है। मैं ये कहता हूँ कि वफाक को भी और सूबे को भी, और ये सिर्फ कराची के सूबे सिंध की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात है, आपस में बैठना चाहिए। सियासत किसी और चीज़ पे करें, सियासत करने के लिए बहुत सारे मैदान हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों पर सियासत ना करें। यहाँ बैठें, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रायोरिटी के ऊपर देखा जाए। हमने ये सुना था कि जी यहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे, सेफ कराची, और पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन क्या हुआ मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि जब साथ बैठने की बात होती है, कमेटियाँ बन जाती हैं, फिर मामला हल क्यों नहीं होते, सिर्फ स्टेटमेंट्स क्यों आते हैं। अच्छा, मैं मामला इसलिए हल नहीं होता, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मामला इसलिए हल नहीं होता कि हम फौरन जो है एक घंटे के अंदर 1 घंटे कमरे के अंदर बड़ी अच्छी बातें करके और कमरे से बाहर निकल कर हमें पता नहीं क्या हो जाता है। हम वो पाकिस्तानी नहीं रहते, हम वो कराची के शहरी नहीं रहते, हम सूबे सिंध के वासी नहीं रहते, हम तो पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं बाहर निकलते ही। अभी देखें 1100 अरब का फंड की बात हुई थी, तो वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर भी मौजूद, वज़रा भी मौजूद, सब चीज़ तय हुई। बाहर आके फ़ौरन एक बयान दिलवा दिए कि जी नहीं ये वो डिले टैक्सेस या वो उस चीज़ों को इशू को ख़राब करना। मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, हम से महंगाई से लड़ लेंगे, हम इन सारी चीज़ों से लड़ लेंगे, लेकिन ज़िंदगियों से तो नहीं लड़ सकते। अगर ज़िंदगी नहीं रही तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अभी आपके 2 साथी यहाँ से वो हैं, आपका डिपार्टमेंट परेशान है, उनके घर वाले परेशान हैं, बिल्कुल, तो उनके बारे में मतलब ये इसमें कोई सियासत तो होनी नहीं चाहिए। इसके अंदर जहाँ वफाक से आपको ज़रूरत है, जहाँ पे और सिक्योरिटी इदारों से आपको ज़रूरत है, और जहाँ पे मुकामी सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको बैठना चाहिए, इसके ऊपर सीरियसली नोट लेना चाहिए। सही। आप मेरे साथ रहिएगा उसामा, ये जो हम ठंडे कमरों में बैठकर बात करते हैं, कमेटी बन जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं जी नहीं अब हम साथ बैठ गए, मसलों को हल करेंगे, हमने इनकी बात सुन ली, उन्होंने हमारी सुन ली है, इंशाअल्लाह अब सब ठीक होगा। ये कमरों से बाहर निकलते ही क्यों रवैये बदल जाते हैं, तरजीहात बदल जाती हैं, अपना जो फ़र्ज़ है उसको क्यों नहीं समझ के फ़र्ज़ अदायगी उसकी उस तरह होती। क्या इतनी सस्ती है एक इंसानी जान इन सियासतदानों के लिए? देखिए, उसके बाद फिर सियासत आड़े आ जाती है। फिर अल्टीमेटली आपने देखना है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर को किस तरह से लुभाना है, तख्ती किसकी लगेगी, ये फिर मसला आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप बात कर लेते हैं कि जनाब अच्छा ये कराची के लिए हम ये प्लान लेकर आ रहे हैं, चलिए जी ये मिलकर किया जाएगा। फिर उसमें हो जाएगा अच्छा इस प्रोजेक्ट के वाले से इसको देखेगा कौन, ये जी कमेटी बन गई, ये देखेगी, इस तरह करेगा। लेकिन कह दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है तो फिर बड़े मसाइल होंगे। चलिए ठेका किसको दिया जाएगा, कितने का दिया जाएगा, किस तरह होगा, वहां सिफारिशें शुरू हो जाएंगी, जी फलां को दो, फलां को दो, और वहां पर फिर लड़ाई हो जाएगी। अभी इसके पैसे कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, फलां डिपार्टमेंट में कौन बंदा लगा हुआ है। तो हर कोई अपने बंदे को, जो अपने जहां जहां बैठे हैं, अपने जहां जहां लोग लगाए हुए हैं, उनको नवाजने की कोशिश करेगा, किसको कहां से फोन आ रहे हैं, किस कंपनी से आ रहे हैं। तो हर लेवल पर, हर लम्हे पर, हर मीटिंग में, हर शोबे में यही काम होगा, एक खींचातानी होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन फिर कहां से होनी है? ऐलानात हो जाएंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से हुए, तो ये जो हम बार बार कराची ऑपरेशन की भी बात करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि हमने दहशतगर्दी कराची में उरूज पर थी, उसका खात्मा किया, तो उसमें फिर हमारे सिक्योरिटी के इदारे आपको सबसे आगे नजर आते हैं। और फिर मुझे ये कहना पड़ता है मजबूरन कि उसमें उन्हीं का किरदार था पुश करने पे भी। यहाँ ये तो हाल है कि सियासतदानों को भी बाज़ औक़ात बिठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए
नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मुल्क को तबाही से बचाने के लिए बाज़ औक़ात इदारों को कुछ करना पड़ता है। यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स इस तरह के आते हैं कि क्या कर रहे हैं, फलां हुकूमत क्या कर रही है, फलां हुकूमत क्या कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो उनको फिर जजेस खुद कह रहे होते हैं कि जो हमारा काम नहीं है, हमें इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं कानून में रह के। सही। अच्छा आफ्ताब साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई इस तरह का वाकया, ठीक कह रहे हैं उसामा आप, और मैं आफ्ताब साहब आपसे ये बात कर रही हूँ कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब किसी के साथ कोई ऐसा वाकया होता है, जब तक आप जाकर बैठेंगे नहीं, भूख हड़ताल नहीं करेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, तब तक आपकी सुनी नहीं जाएगी। अगर आप एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके घंटों ज़ाया होंगे, आपको 100 तावीलें पेश करनी पड़ेंगी, फिर बड़े साहब का इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई फ़ोन करवाना पड़ेगा, फिर आपकी FIR तक दर्ज होती है। ये सूरत हाल है। अब मुझे बताइए, गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर सकता है सोसाइटी में? देखिए, मैं फिर आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो बात आप कर रही हैं मैं इससे 100% एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन यही करता रहता हूँ कि मुझे फ़ोन आ जाता है, साहब हमारी FIR नहीं कट रही, साहब हमारे साथ ये मसला हो गया, साहब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं किसी के लिए थाने फ़ोन करूँ। मैं उस थानेदार को ये बोलता हूँ कि खुदा के लिए मेरे फ़ोन का इंतज़ार मत किया करो भाई, आप अपना काम करो, जो मेरे फ़ोन के बाद आपने काम करना है मेरे फ़ोन से पहले कर लो। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ कुछ रवैये ऐसे हो चुके हैं। कुछ देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि कल एक उलमा का शहीद किया गया, मैं हूँ, मुझे बहुत सारी थ्रेट्स हैं जिसको मीडिया ने भी कवर किया, मुझ पर गोलियाँ भी चली, सब कुछ। जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपकी जो एक कमेटी है वो उसमें जाएगा, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, SP DSP वालों से पूछता हूँ कि भाई आपको इतनी सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है? आप तो खुद सिक्योरिटी की मुहाफिज हो, आप लोगों के मुहाफिज हो, लेकिन आप तो अपने आप को बचा रहे हो। इसी तरह हमारे जजेस हजरात हैं, वो बड़े बड़े स्क्वाड लेके चलते हैं, इसी तरह दूसरे लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि एक टैक्स पेयर, एक इदारे का आदमी उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो आपसे सिक्योरिटी नहीं मांग रहा, लेकिन वो ये तो मांग रहा है कि शहर के अंदर कैमरे होने चाहिए, वो ये तो मांग रहा है कि जैसे कोई वारदात हो उस पर कोई फौरन एक्शन लेना चाहिए, उसका कोई रिजल्ट तो सामने आना चाहिए क्या हमने क्या एक्शन किया, क्या हुआ है। ये जब तक आप अगर मीडिया के लोग नहीं होते तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग रोजाना अगवा होते हैं, कैसे किसी के बारे में जो गरीब आदमी उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है, थोड़ा सा बड़ा आदमी होता है उसके लिए आवाज उठती है तो कुछ हरकत में आ जाती है हमारी एजेंसियां भी और सिक्योरिटी जैसे इदारे भी। बल्कि इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये रियासत है, यहाँ हमने नारे लगाए थे कि रियासत होगी माँ की जैसी, तो वो कहाँ गई? तो उसामा, ठीक कह रहे हैं आप। उसामा मुझे बताएगा, अच्छा खैर उसामा आपसे मैं बिल्कुल सवाल करती, मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि भाई आखिर ये सुकम है कहाँ पर, रुकावट कौन है, क्यों इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई कानून साजी क्यों नहीं होती, नए कानून क्यों नहीं बनते, रिफॉर्म्स क्यों नहीं आते? जो रुकावट है उस पर बात होनी चाहिए ताकि इन मसाइल का आवाज़ उठाते रहेंगे, इस पर बार बार आवाज़ उठाएंगे, इस निज़ाम को अब ठीक होना होगा। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूँगी। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।